आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 6 मानव संसाधन के अंतर्गत भाग 4 में चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले जानेंगे बच्चों, जनसंख्या वितरण जो है वह कैसा है। पृथ्वी पर देखिए, विश्व में देखिए कैसा है, वह असमान रूप से वितरित है। असमान यानी कि कहीं ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, कहीं कम जनसंख्या निवास करती है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत सघन बसे हुए हैं और कई विरल बसे हुए। विरल मतलब जहाँ पर नगण्य ना के बराबर जनसंख्या जैसे मरुस्थलों में रहती है, और जहाँ सघन जनसंख्या है जैसे नदी घाटी क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। यानी कि कुछ ऐसे कारण या कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो मैंने क्या जिक्र किया, जैसे नदी घाटी क्षेत्र किया, तो ये क्या है, स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियां यानी कि पर्वत, पठार, मैदान। आप ये देख सकते हैं, ये स्थलाकृतियां हैं यानी कि पर्वत, फिर पठार और फिर मैदान। तो पर्वत, फिर पठार और फिर मैदान और फिर नदी घाटी क्षेत्र, ये ऐसे स्थलाकृतिक कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इसी की भांति हम देखेंगे जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि जलवायु किस तरीके से प्रभावित करती है। गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, उसके बारे में देखेंगे। इसी तरीके से मृदा एक महत्वपूर्ण कारक है, इसको समझेंगे। जल एक महत्वपूर्ण कारक है, खनिज एक महत्वपूर्ण कारक है, आर्थिक कारक एक है, और सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक ये भी महत्वपूर्ण है, और सामाजिक कारक। तो इन समस्त महत्वपूर्ण कारकों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले डिटेल में देखते हैं भौगोलिक कारक, जिनको हम क्या कहते हैं, स्थलाकृतिक कारक भी कहते हैं। यानी कि भूगोल के अंतर्गत क्या है, स्थलाकृतिक कारक आ रहे हैं, जल आ रहा है, मृदा आ रही है, यानी कि जो भूगोलिकता से जुड़े हुए कारक हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्थलाकृतिक कारक देखते हैं। जैसे लोग हमेशा कहाँ निवास करना पसंद करते हैं? सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में कहाँ निवास करना पसंद करते हैं? मैदानी भागों में निवास करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? आपने देखा है प्राचीन सभ्यताएं भी पनपी हैं, तो कहाँ पनपी हैं? नदी घाटी क्षेत्रों में, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता। ऐसी कई सभ्यताएं हैं जो नदियों के किनारे ही पनपी हैं। क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, मानव क्या करता है, खेती करता है। तो खेती कहाँ, वहाँ आसानी से हो सकती है। उद्योग धंधे स्थापित किया जा सकते हैं, सेवा क्रियाओं को के लिए ये सब चीजें क्या है, उपयुक्त होती हैं। इसी तरीके से उदाहरण में क्या बता रखा है, जैसे गंगा का विशाल मैदान। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, पर्वत इलाका है, पर्वत या पठार का इलाका देख सकते हैं। तो इस इलाके में आप देखें तो जनसंख्या क्या है, कम है। और आप जो इलाका मैदानी इलाका देखेंगे वहां पर जनसंख्या क्या है, मैदानों में ज्यादा जनसंख्या है, वहां ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और पहाड़ों में जाएं तो वहां विरल जनसंख्या। तो ये ऐसे कुछ कारक हैं, स्थलाकृतियां ही हैं जो जनसंख्या के विस्तार या उसके बसाव को प्रभावित करती हैं। विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत क्या है, विरल बसे हुए। तो तुलना क्या की गई है, गंगा का मैदान कैसा है, सघन बसा हुआ है। पर्वत पठार कैसे बसे हुए हैं, विरल बसे हुए हैं। तो दो चीजें आपने समझ ली कि स्थलाकृतियों में हमें क्या लिखना है, पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। जहां पर हम मैदानी इलाकों में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और पर्वतों में कम जनसंख्या निवास करती है। हालांकि पठारी इलाका है, वहां पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार है, तो वहां खनिज निकाले जाते हैं। यानी कि खनन किसको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, आर्थिक क्रिया को मदद कर रहा है। एक नया उद्योग धंधे वहां विकसित हो सकते, तो वहां जनसंख्या रोजगार की तलाश में वहां बसना पसंद करेगी। इसी भांति अगला देखते हैं जलवायु। यह भी भौगोलिक कारकों में ही आता है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो कि अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, यानी कि दो तरीके की हो सकती है। चरम मतलब ऐसी तीव्र जलवायु, या फिर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी। मानव कहाँ रहना पसंद करता है, सामान्य जलवायु में, जहाँ ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। तो अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है। तो जैसे सहारा मरुस्थल है, आपने पढ़ा है गत कक्षा में, जहां पर विरल जनसंख्या निवास करती है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। रूस के ध्रुवीय प्रदेशों को देखिए, कनाडा को देखिए, अंटार्कटिक में देखिए। तो ये इस तरीके के स्थानों में आप देखेंगे जनसंख्या, सिर्फ थार ही एक ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है, बाकी अन्य मरुस्थलों में नहीं करती है।
इसी तरीके से आप कनाडा या आर्कटिक क्षेत्र में देख सकते हैं जहाँ बर्फबारी होती है, काफ़ी ज़्यादा हिमांक से नीचे तापमान -30 डिग्री तक का तापमान रहता है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या बसना पसंद नहीं करती है। इसी तरीके से मृदा है यानी कि मिट्टी है, तो मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ क्या की जाएगी, खेती की जाएगी, खेती की जाएगी तो लोग बसना पसंद करेंगे, विभिन्न परिवहन के साधन बसेंगे, सड़क परिवहन बसेगा। तो ये कहने का मतलब यह एक उपयुक्तता है, जिस तरीके से जहाँ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप हैं उन इलाकों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। नोट कर लीजिए, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए क्या होती हैं, उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। आप ये देखिए उपजाऊ इलाका है तो यहाँ पर क्या है, खेती की जा रही है आसानी से, ज़्यादा लोग इसी कार्य में संलग्न रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगहो, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी आपको बताया कि उपजाऊ मैदान क्या है, सघन बसे हुए इलाके हैं। इसी भांति जल देखते हैं, जल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खेती किया तो सिंचाई भी किससे करेगा, जल से ही निर्भर करेगा। उद्योग धंधे लगाए तो किस पे निर्भर है, जल पे निर्भर है। जीवन चलाने के लिए परम आवश्यकता क्या है, जल की आवश्यकता है। तो जल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्राचीन सभ्यताएं कहाँ पनपी बच्चों, नदी घाटियों के किनारे में, वहाँ बहुत पर्याप्त उपलब्धता थी किसकी, जल की। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो। अलवणीय मतलब खारा पानी नहीं होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। विश्व की नदी घाटियों में तो कौन से इलाके हैं जहां पर ये उपलब्ध होंगे, नदी घाटी क्षेत्रों में होंगे। जबकि मरुस्थलीय क्या है, विरल जनसंख्या वाले इलाके होते हैं। तो आप ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए। अगला देखते हैं खनिज, अभी बात की थी खनिज, तो जहां खनिज वाले निक्षेप कहाँ मिलेंगे, आपको जिक्र किया कहाँ मिलेंगे, पठारों में मिलेंगे। तो पठार में मिलेंगे तो यानी कि पठार वाले इलाके भी क्या है, सघन बसे हुए देखेंगे। तो लिखिए खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र क्या होते हैं, अधिक बसे हुए होते हैं। ये देखिए खनन कार्य हो रहा है, तो खनन जहां पर हो रहा है इस क्रिया के अंतर्गत जो संलग्न है, तो विश्व में कई ऐसे अनोखे उदाहरण है। आप कौन कौन से हैं, दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें हैं, जोहान्सबर्ग आप नाम जानते हैं। मध्य पूर्व में तेल की खोज, इन क्षेत्रों में लोगों को क्या है, रहने के लिए वहां प्रेरित किया। जब खनिज निकाले जा रहे हैं, रोजगार की सुविधा मिल रही है, तो लोग वहां जाकर क्या है, ज्यादा से ज्यादा बसने लग गए। इसी तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक हैं। जो स्थलाकृतिक कारक हमने पढ़े, जल पढ़ा, जलवायु पढ़ा, ये विभिन्न कारकों को पढ़ा, मृदा को पढ़ा, तो ये सारे कारक एक अलग भौगोलिक कारकों में आ रहे थे, और ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक एक अलग कारक हैं। तो यह भी किससे है, ये सभी कारक भी क्या है, मानव से ही जुड़े हुए हैं। मानव सामाजिक प्राणी है, वह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है, उनसे जुड़ा होता है, धर्म है उसका, उसकी भाषा है, और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए उसे शिक्षित होना आवश्यक है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें, यानी कि वह कौन से स्थान है, कुछ ऐसे स्थान है जो प्राचीन काल से ही बसे हुए हैं। कुछ जैसे वाराणसी जैसे इलाका है, पवित्र स्थान है, पौराणिकता से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से कुछ शैक्षणिक संस्थान है, वो जुड़े हुए हैं। तो कई सारे ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को बसने में वहाँ मदद करते हैं। आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। क्लियर, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यानी कि जहाँ पर उद्योग होंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जापान में ओसाका, हमने वस्त्र उद्योग में इसका जिक्र किया था, पीटर्सबर्ग का जिक्र किया था लोइस बात में। भारत में मुंबई का बात की थी, मैनचेस्टर की बात की थी, अहमदाबाद एक मैनचेस्टर, उसकी बात की थी। तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से सांस्कृतिक कारक बात की, क्या है, धर्म है। सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान में लोग क्या करती है, आकर्षित करती है, वहाँ भी लोग जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाराणसी है, वाराणसी में ये यरूशलेम का चित्र है, और ये आपके वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जिक्र किया था, कहाँ पर है, रोम में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश भी बात की थी, और सघन जनसंख्या भी बसी हुई है, इसका भी जिक्र किया था। तो ये सारे स्थानों पर क्यों बसावट है, सांस्कृतिक कारकों से। तो वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, ये समस्त जो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ सामाजिक कारक भी होते हैं।
सामाजिक, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो उससे जुड़े हुए क्या है, वह शिक्षित होगा तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, अच्छे आवास की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। के क्षेत्र अत्यधिक सघन बसे होते हैं। उदाहरण के लिए आप पुणे का एक उदाहरण आपकी पुस्तक में लिया है। तो विश्व स्तर पर भी आप देखेंगे कि कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहां पर चिकित्सा की सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं। तो ऐसे इलाके कहाँ देखने को मिलते हैं, जहां पर शहरों में। तो शहरों में ये सारी सुविधाएं होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, गाँवों से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और शहरों में आके बसते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, ऐसे कारक हैं। कुछ सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं नहीं है। तो जहां सुविधाएं नहीं है वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते। तो जहां वहां जनसंख्या का वितरण क्या देखने को मिलेगा, विरल देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।